चलो गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, जिसे हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, लेबर कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट होता क्या है? मतलब कि लेबर के ऊपर होने वाले जो भी खर्चा आप करते हो लेबर के ऊपर, ओके, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट, या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है। लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। ऑब्वियसली सी बात है बच्चा लोग, अगर लेबर ही नहीं रहेगा क्या आपका प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं। तो ये मेजर एलिमेंट है ना आपके कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का। ये बात समझा? यहाँ तक आगे बोला है जनरली सेकेंड हाईएस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये भी राइट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जहाँ पे गुड्स बनता है, राइट, उसमें ये क्या है? सेकेंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या रहेगा वहाँ पे? मटेरियल, राइट। एंड हाईएस्ट इन सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सर्विस सेक्टर में, राइट, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्या वहाँ पे मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है? क्या नहीं, वहाँ पे लोगों को लेबर या फिर एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है ताकि वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये बात समझा? तो वहाँ पे हाईएस्ट रहेगा ना लेबर कॉस्ट। ये बात समझा? आगे की तरफ बढ़ते क्या दिया है सेकंड देखो, सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स एसोसिएटेड विद इट। ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस होनी चाहती है तो ऑब्वियसली सी बात है उसका पूरा का पूरा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है सक्सेस का? वो पूरा आपके क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, आपके लेबर, या फिर आपके शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, इनके टीम वर्क पे, राइट। अगर आपका लेबर, आपके एम्प्लॉयज़, या फिर आपके शेयर होल्डर, आपके डायरेक्टर, आपके एमडी, ये जो भी हैं, ये सब अगर एक ग्रुप में मिलके एसोसिएट करके काम करे तो आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है। ये बात समझा? किसके? आपकी क्वालिटी, डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स एसोसिएटेड विथ इट। ये बात समझा बच्चा लोग? आगे तो लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। लेबर कॉस्ट, ओके, तो लेबर कॉस्ट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लेबर एंड अनदर इज इनडायरेक्ट लेबर। आपको पता होगा कि डायरेक्ट लेबर क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, राइट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो मशीन के ऊपर वर्क करते हैं, उनके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता। ये बात समझा? ओके, तो देखिए उनके ऊपर होने वाले खर्चे क्या बोला है डायरेक्ट लेबर के लिए, कॉस्ट विच कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड अलोकेटेड टू अ कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। ये बात समझा? मतलब ये बता रहा है कि ऐसा कॉस्ट जिसको हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये खर्चा तो लेबर ने किया है, या वो इजिली अलोकेट हो जा रहा है, ये लेबर के बिना हो नहीं पाएगा, राइट। ये उसी यूनिट का खर्चा है या फिर उसी कॉस्ट सेंटर का खर्चा है, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली दिख के आता है, अलोकेट हो जाता है कि ये बिना लेबर के तो बन ही नहीं सकता, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर। और आपको पता होगा डायरेक्ट लेबर किसका पार्ट बनता है? वो प्राइम कॉस्ट का बनता है, राइट। प्राइम कॉस्ट आपने निकाला रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, राइट। एग्जाम्पल बोलते हैं कौन है डायरेक्ट लेबर? वो वर्कर जो मशीन के ऊपर काम करते हैं। ये बात समझा? नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? मतलब ये वो लोग होते हैं जो मशीन के ऊपर काम तो नहीं करते बट उनके ऊपर भी हमें सैलरी देना पड़ता रहेगा उनको, जैसे कि एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर, वॉचमैन, राइट। ये सब कौन है? ये सब क्या है? हमारे लिए एक इनडायरेक्ट लेबर है। क्या ये सब प्रोडक्शन करते हैं? क्या नहीं। ओके, इनके खर्चे क्या हमारे प्रोडक्ट में दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। हमारे खर्चे प्रोडक्ट के अंदर जो दिखाई देते वो डायरेक्ट लेबर के दिखाई देते, जिसने बनाया है, राइट। इनके खर्चे जब दिखाई नहीं देते इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे लिखा कॉस्ट विच कैन नॉट बी, जो दिखाई नहीं देते, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जिसको, या फिर हम लोग अलोकेट कर सकते हैं कि वो उसी कॉस्ट यूनिट का या फिर उसी कॉस्ट सेंटर का है। तो ये क्या होता है? इट इज़ इंक्लूडेड इन ओवरहेड कॉस्ट। आपने इससे पहले आपने पढ़ा था ओवरहेड्स, तो ये वहाँ पे चला जाएगा। एग्जाम्पल सुपरवाइजर मैंने लिखा है,
ये बात समझा? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नहीं। डायरेक्ट लेबर भी हो गया, इनडायरेक्ट लेबर भी हो गया। सिंपल। तो हमारा फर्स्ट पेज ये कंप्लीट हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक होता है टाइम कीपिंग और एक होता है टाइम बुकिंग रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय के एक छोटे से छोटे काम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, कि एम्प्लॉय को क्या करते हैं, हम सैलरी देते हैं। वो सैलरी उसको इसलिए देते हैं, वो जितना काम करता है, काम करने के लिए सैलरी देते हैं ना। क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा भी होगा? बहुत सारे कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए जाते, काम तो करते नहीं, मगर फ्री की फोकट की सैलरी लेके जाते। तो क्या इससे बिजनेस को लॉस होगा कि नहीं होगा? हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, लॉस होगा। तो बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस जो भी कंपनीज रहेगी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय के काम करने पे ना बहुत फोकस रखते हैं। उन लोग बहुत क्लैरिटी से देखते रहते हैं एम्प्लॉयज़ क्या करता है। अब उनको पता ही नहीं रहेगा कि क्या होता है, राइट? रियलिटी में आप उनको तो पता ही नहीं रहेगा कि अपन को तो अरे चलो अपन जाते काम करते ये हो, अपन उसके बारे में फोकस नहीं करते। बट हाँ, कंपनी ना उनके लिए भी लोगों को हायर करती है कि इनको देखो कि इनका हाथ का मूवमेंट कितना टाइम चल रहा है। समझा? ओके, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट बोला टाइम कीपिंग। अब ये टाइम कीपिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम कीपिंग क्या होता है बच्चा लोग, वो इम्पोर्टेंट है। जस्ट उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। टाइम कीपिंग इज नथिंग बट गाइस, देखो यहाँ पे बताता हूँ। अरे चलो, ये आपकी क्या है बच्चा लोग, फैक्ट्री है। ये पूरा फैक्ट्री है। ओके, ये गेट है फैक्ट्री का, यहाँ पे आगे। अब जब एम्प्लॉय यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय रहता है, ओके, एम्प्लॉय जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे एक वॉचमैन रहेगा गेट के ऊपर। ओके, वो एक रजिस्टर्ड बुक लेके रखेगा। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वहाँ पे अपना नाम, अपना सिग्नेचर, कौन से टाइम पे वो आया, एंटर किया, वहाँ से फिर हो जाएगा अंदर। मतलब टाइम कीपिंग मतलब यहाँ से उसका टाइम स्टार्ट हो गया है फैक्ट्री के अंदर। ये बात समझा? यहाँ से उसका टाइम स्टार्ट हो गया, वो फैक्ट्री के अंदर आ चुका है। अब वो फैक्ट्री के अंदर जैसे कि सपोज डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट ई, डिपार्टमेंट एफ, वो सब डिपार्टमेंट में काम करता है। फर्स्ट में गया, सेकंड में गया, थर्ड में काम किया, फोर्थ में काम किया, फिफ्थ में काम किया, एंड लास्ट में जब यहाँ से वो बाहर निकलता है तो भी वो यहाँ पे टाइम जो भी रहेगा, डिपार्चर का टाइम, वो यहाँ पे लिख के चला जाएगा। तो ये जो टाइम आने और टाइम जाने का, इसके बीच के जो घंटे हैं उसे हम बोलते हैं टाइम कीपिंग। समझा? उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम कीपिंग। ये बात समझा कि वो सुबह 9 बजे आया और 5 बजे गया, तो 9 to 5 जो था उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम कीपिंग। ये बात समझा? 9 to 5। अब ये इसके अंदर काम करे या ना करे, कितना किया, वो अपन को डजेंट मैटर, मगर वो हम लोग ने देखा है कि टाइम कीपिंग, ये बंदा ऑफिस में कितने बजे आया, 9 बजे आया और 5 बजे गया, मतलब टाइम पे आया, टाइम पे चला गया। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम कीपिंग। ये बात समझा? वो कभी फैक्ट्री के अंदर आता, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैक्ट्री के अंदर आता है। काम जॉब पे कब करता वो नहीं, हाँ, फैक्ट्री के अंदर कब आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम लोग बोलते हैं टाइम कीपिंग। ये बात समझा? यहां तक किसी को डाउट? बोलो ना। चलो देखते हैं। ओके, देखो क्या बोला, टाइम कीपिंग मीन्स कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द अटेंडेंस। देखा, एक तरह का अटेंडेंस टाइम of the worker and the time spent by them in the actual work, okay, idle time and overtime etc, सब काम उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जो काम है बच्चा लोग ध्यान देना, इसके अंदर ना जैसे वो यहाँ पे एंटर करता है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। ये उसके लिए क्या, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जाके वो काम करेगा, इधर ही तो काम नहीं कर देगा ना, तुरंत जाने में टाइम लगेगा। ये क्या है, आइडल टाइम, ये भी हमारे टाइम कीपिंग में इंक्लूड हो गया, राइट? क्यों, वो 9 बजे एंटर कर चुका है ना,
अब इसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 5 मिनट लग रहा, मगर 5 मिनट की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, ये आइडल टाइम हो गया उसके लिए, बट सैलरी मिलेगी ना। इसमें काम किया गया, 5 मिनट नहीं किया, वो आइडल टाइम हो गया। उसने कितना काम किया, ये डिपार्टमेंट में जितने घंटे काम किया, वो भी उसके लिए टाइम कीपिंग हो गया, राइट, इसकी भी सैलरी मिलेगी, राइट। अगर उसने कोई एक्स्ट्रा काम किया है तो उसकी भी सैलरी अपने टाइम कीपिंग में आ जाएगी। क्यों? अगर वो 5 बजे निकलना चाहिए था उसको, तो उसने निकला 7 बजे, ड्यूटी कितने बजे तक की? 5 बजे की, तो 2 घंटे के बाद निकला ना। 2 घंटा उसके लिए क्या हम लोग कंसिडर करेंगे कि 5 बजे खाली होना चाहिए, बट वो 7 बजे निकला, मतलब वो 2 घंटा ओवर टाइम करके निकला। तो टाइम कीपिंग के अंदर ये सब इंक्लूडेड है। ये बात समझा? बहुत इंपॉर्टेंट, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने वाला है। टाइम कीपिंग रिफर्स टू टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स इन द फैक्ट्री। मैंने बताया ना, वर्कर देखो बच्चा लोग, यहाँ पे जैसे एंट्री हो जाता है तो ये यहाँ पे एंटर होने के बाद, एंटर हो गया तो फैक्ट्री के अंदर वो कितना भी काम करे, जब मतलब यहाँ से निकलने के बाद ही उसका एग्जिट होगा, जब निकलेगा तभी वो यहाँ पे। तो मतलब कि वर्कर ने क्या किया, वर्कर जब भी वो एंटर कर देता है फैक्ट्री के अंदर, हाँ क्या, फैक्ट्री के अंदर, तो अब वो कितना भी घंटा काम करे उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कीपिंग। तो ये बात समझा? तो यहाँ पे वो कितना टाइम स्पेंड करता है, अगर टाइम कीपिंग आ गया ऑब्जेक्टिव्स में, क्या है उसका मतलब, तो टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द फैक्ट्री। ये बात समझा? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। आगे आपके टेक्स्ट बुक का ही सब लिखा है। इंपॉर्टेंस क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब कि वेजेस पेमेंट करने के लिए ये आपको बेनिफिट है कि वर्कर कौन से टाइम पे आया, कौन से टाइम पे फैक्ट्री से गया। काय के लिए कोई वर्कर लेट आएगा तो उसका हाफ डे लगेगा, अगर कोई नहीं आया तो उसका अटेंडेंस क्या होगा, अब्सेंटिज्म होगा, अब्सेंट कर दिया जाएगा उसको, राइट। ओके, तो ये हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब वेजेस को पेमेंट करने के लिए, राइट, तो हमारे लिए एक बेनिफिट होता है कि वर्कर कितने दिन फैक्ट्री में आया। नेक्स्ट है लीगल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड अटेंडेंस। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे नीचे सब लिखा हुआ है। ओके, नॉर्मली पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर डिपेंड अपॉन द टाइम स्पेंड बाय द ऑन वर्क, thus the time keeping is important for computation of wages due to the worker. ओके, वर्कर को वेजेस देने के, कंप्यूट करने के लिए हमें टाइम कीपिंग इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट लीगल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस अटेंडेंस, राइट, लीगल रिकॉर्ड के लिए भी, सर्विस अटेंडेंस के लिए भी कौन सा लेबर, कौन सा, राइट, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है ना भाई, लेबर ने कुछ कांड बीन किया रहेगा बाहर, राइट, और वो बताया कि यहाँ पे आके साइन नहीं किया रहेगा, तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते, भाई आज तू आया ही नहीं था ऑफिस में, तूने बाहर कुछ कांड किया है, राइट। तो ये सब लीगल रिकॉर्ड अब्सेंटिज्म के लिए, और या फिर उसके बोनस बिनस के लिए कुछ हो गया, बोनस में कुछ कंपनी नहीं दे रही है भाई। ओके, अभी सपोज उसको ओवर टाइम था, उसने ओवर टाइम किया था, कंपनी बोलती तूने ओवर टाइम नहीं किया है, राइट। अब वो बंदे को क्या हो गया, 5 बजे का टाइम रहता है छुटने का, तो वो बंदा ऑफिस से निकला ही, जब फैक्ट्री से कितने बजे निकला, 7 बजे निकला, और कंपनी उसको 2 घंटे का ओवर टाइम नहीं दे रही, तो ये क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसने सिग्नेचर किया है ना रजिस्टर्ड पे कि मैं 7 बजे निकला हूँ, तो ये लीगल रिकॉर्ड के लिए, अगर उसको सपोज अगर कहीं इन केस अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है, कंपनी उसको ओवर टाइम नहीं दे रही है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो एक लीगल रिकॉर्ड के लिए, राइट, कि भाई अभी कभी ये जो वर्कर भी रहते हैं ये भी झूठ बोल देते हैं भैया, राइट, कि ओवर टाइम किया ही नहीं था और बोलता है मैं ओवर टाइम किया, तो कंपनी क्या करती है, ओके भाई तूने ओवर टाइम किया तो तेरा एग्जिट टाइम रहेगा ना, तो कभी एग्जिट किया रहेगा, चलो हम लोग देखते कौन से दिन के लिए ओवर टाइम किया, तो वो बोलेगा मैं 6 तारीख को ओवर टाइम किया, 6। ओके, तो हम लोग 6 तारीख का देखेंगे, 6 तारीख को भाई कितने बजे तक ये निकला, अरे 6 तारीख को तू 5 ही बजे निकला, किधर ओवर टाइम किया, तेरा सिग्नेचर भी है, तो झूठ बोल रहा है। मतलब ये लीगल रिकॉर्ड के लिए भी हमें काम आता है, ये बात समझा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन के लिए, राइट, इससे हम लोग को डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है कि हमारा डिसिप्लिन कैसा है, राइट। क्या होता है, वर्कर टाइम पे आना चाहिए, वर्कर टाइम पे जाना चाहिए, राइट। अगर कोई भी वर्कर 5 मिनट भी लेट आता है तो उसका हाफ डे लग जाएगा, ऐसा क्या होता है, डिसिप्लिन। क्यों, वर्कर फिर कैसा आएगा, टाइम पे आएगा, राइट। आप लोगों ने कॉलेजेस में देखा है, कॉलेजेस में कैसा होता है, आप लोगों को अगर 7 o'clock का कॉलेज रहता है, अगर आप 7:10 को पहुंचते तो कॉलेज में से क्या आपको वॉचमैन ही बाहर भगा देता, टीचर की तो बात ही छोड़ो, आपको क्लासरूम तक एंटर ही नहीं होता, बाहर से गेट पे से कौन भगा देता है, वॉचमैन भगा देता। उस दिन का आपका क्या होता है, आप कितने मिनट लेट थे, 10 मिनट लेट थे, मगर आपका जो अटेंडेंस है वो पूरे डे का चला गया ना, एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को इससे हमारा डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है कि हम कितने डिसिप्लिन रहेगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम एक्ट एज अ चेक ऑन द मूवमेंट ऑफ वर्कर, इंश्योर द पंक्चुअलिटी, राइट, अमंग द वर्कर एंड अवॉइड आइडल और वेस्टेड टाइम, राइट।
अभी सपोज कोई 10 मिनट लेट आ रहा तो उसने 10 मिनट क्या किया, अपना वेस्ट कर दिया, इससे कंपनी को भी नुकसान हुआ, बट उसका हाजिरी जो पेमेंट है उसको पूरा 9 घंटे का मिलेगा ना बच्चा लोग, मगर कंपनी को तो 10 मिनट का लॉस हो गया ना। तो कंपनी क्या करती है भैया, डिसिप्लिन। अगर अगर आपको अगर ये डिसिप्लिन नहीं रखेगी तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपके कॉलेज में एक एग्जाम्पल ले लो ना, अगर आपके कॉलेज में ओके अगर बोल दिया रहेगा 7 o'clock का है, 7:30 को भी बच्चा आता है, एंटर करता है, वॉचमैन ले लेता है, क्लासरूम में टीचर ले लेता है, तो क्या होगा कल के दिन देखना सब बच्चे ऐसे ही आएंगे, 7:30 को ही आएंगे, कोई 7 o'clock को आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम कीपिंग से एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। एंड असर्टेनिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, हम लोग अपने असर्टेन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेबर कॉस्ट को। हम लोग असर्टेन मतलब पता लगा सकते हैं कि लेबर की कॉस्ट कितनी हुई है। ये बात समझा? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। तो ये टाइम कीपिंग है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स फॉर फिक्सिंग लेबर आर रेट, ये लिख लेना आप लोग, एंड बाकी सेम है उसमें। आगे प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका? ओके, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन को उनका ओन अलग अलग प्रोसीजर है, अपने हिसाब से वो लोग रिकॉर्डिंग करेंगे अटेंडेंस ऑफ वर्कर की, डिपेंडिंग अपॉन द ओके पिकुलियर सर्कमस्टेंसेस, अपने हिसाब से लोग करेंगे। टाइम कीपिंग प्रोसीजर नॉर्मली कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। क्या क्या है देखते हैं। हु मेंटेन द टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करेगा। द टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स में बी केप्ट बाय द सेपरेट टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। कौन करेगा? सेपरेट टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, या फिर द लेबर डिपार्टमेंट और वॉच एंड वार्ड, जो देख रहा है उस वार्ड में जैसे वो उन लोग करेंगे। ये 3 चीजें याद हो गया। ओके, नेक्स्ट है वेयर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड आर केप्ट, कहाँ पे इस टाइम कीपिंग रिकॉर्ड को रखा जाता है। द टाइम कीपिंग रिकॉर्ड में बी केप्ट एट द गेट टू द फैक्ट्री, राइट। वॉचमैन गेट पे ही रहेगा ना, एकदम लेके रजिस्टर्ड बुक लेके बैठा रहेगा, चल भाई साइन कर प्रॉपर। ओके, या फिर ईच डिपार्टमेंट, एट ईच डिपार्टमेंट, जैसे ही आप डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे फैक्ट्रीज में मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, तो जैसे आप डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हो आपको गेट पे मिल जाएगा, राइट। ओके, जनरली हम लोग देखते हैं टाइम कीपिंग रिकॉर्ड आर केप्ट एट द गेट और एंट्रेंस ऑफ द फैक्ट्री इटसेल्फ। हाउएवर इन सम केसेस टाइम कीपिंग रिकॉर्ड मे बी केप्ट एट द ईच डिपार्टमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कहाँ पे रखा जाता है, डिपार्टमेंट के स्टार्टिंग में, डिपार्टमेंट जहाँ पे इस डिपार्टमेंट है उसके एंट्रेंस में। हाउ टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट, कैसे टाइम कीपिंग रिकॉर्ड को हम लोग रखते हैं, करते हैं, राइट। देखो टाइम कीपिंग रिकॉर्ड में भी केप्ट मैन्युअली, आप मैन्युअली भी कर सकते हो या फिर आप मैकेनिकली कर सकते हो। मैन्युअली मतलब वॉचमैन को रख दो, आपका रजिस्टर रख दो, या फिर वो वर्कर आएगा अपना सिग्नेचर आपका नाम लिख के चला जाएगा, ये मैन्युअली हो गया। ओके, द डिफरेंट मेथड ऑफ मेंटेनिंग मैनुअल और मैकेनिकल, अलग अलग मेथड है। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सप्लेन इन डिटेल बिलो। तो देखो टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स मैंने बताया, मैनुअल टाइम कीपिंग रिकॉर्ड हो सकता है या फिर मैकेनिकल हो सकता है, जिसको हम लोग टाइम क्लॉक मेथड भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देना, मैकेनिकल मेथड को हम लोग टाइम क्लॉक मेथड भी बोलते हैं। मैनुअल मतलब आप ही सोचो ना, आपकी फैक्ट्रीज है, आपके फैक्ट्रीज में आप कैसे रखोगे। ओके, तो आप या तो वॉचमैन रख दोगे, वॉचमैन क्या करेगा, राइट, वॉचमैन क्या करेगा बच्चा लोग। मैनुअली बोले तो आप आदमी जो वर्कर है अपना वो रजिस्टर्ड बुक में साइन करेगा हैंड रिटन, तो फर्स्ट हैंड रिटन रिकॉर्ड मैनुअली है। सेकेंड, अगर क्या होगा कंपनी स्टार्ट, जैसे कंपनी 9 o'clock को स्टार्ट होती है तो वॉचमैन क्या करेगा, दूसरी चीज है आपको एक टोकन दिया जाता है और आपको एक डिस्क दिया जाता है, और या तो फिर चेक मेथड क्या करेंगे, ऐसा एक चीज दिया जाएगा जिसमें आपकी आइडेंटिटी होगी। क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी होगी कि ये इस बंदे का नाम है, इस बंदे का फोटो ये है वो, उसको आपके एंट्रेंस के गेट पे रख दिया जाता है। ओके, तो अब क्या होगा, एंट्रेंस के गेट पे रख दिया जाएगा, जिससे आप उसको, उस टोकन को उठाओगे, उठा के आप उस टोकन को कहाँ पे लेके जाओगे, जहां डिपार्टमेंट का अगर सपोज एक बॉक्स रहेगा, उस डिपार्टमेंट के बॉक्स में आप डाल दोगे। ओके, या फिर आपको कहीं लटकाने के लिए बोला रहेगा, वहां पे आप उस टोकन को टांग दोगे। ये बात समझा, वहां पे आप रख दोगे। इससे क्या पता चलेगा, जो भी वॉचमैन रहेगा वो आपका अटेंडेंस लगा देगा कि इतने लोग आए, और जो वॉचमैन के गेट पे पड़े हुए रहेंगे जिसको किसी ने उठाया नहीं, इससे पता चलेगा कि इतने लोग अब्सेंट है। ये बात समझा।
तो ये सब क्या हो रहा है, मैन्युअली। ओके, ये बात समझा। टोकन डिस्क और चेक मेथड क्या था, यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। टोकन रख दिया जाएगा आपके गेट पे, एंट्रेंस पे। हर एम्प्लॉयज आएगा, अपने अपने नाम का जो भी रहेगा वो उठाएगा एंड एक बॉक्स में डाल देगा, समझा। और जो वॉचमैन के यहाँ पे जो पड़े रहेंगे, जो इसको किसी ने उठाया नहीं रहेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग अब्सेंटीज्म कर देंगे। यहाँ तक समझा। आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड एंड टाइम चेक मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, जैसे आप एंट्री करते हो, आजकल का जमाना चेंज हो गया, पूरा टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, कौन ये झंझट पालेगा ये देगा। तो ये कंपनी क्या करती है, एक पंच कार्ड दे देती है। ओके, आपको पंच कार्ड दे देती है, डायरेक्ट पंच करो, वहाँ पे आपका अटेंडेंस लग जाता है। ये हो गया मैकेनिकल में। सेकेंड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब क्या, आपके थंब, आपके आईज, ये सब के थ्रू, राइट, आप एंटर करते हो, आपके थंब, पता है बहुत सारे ऑफिस में ऐसे होते, थंब लगा देते, आपका एंटर आपका हो जाता है अटेंडेंस। अब जब निकलोगे फिर थंब लगा के निकलोगे, तो ये एक बायोमेट्रिक, समझा। तो टाइम कीपिंग बच्चा लोग आपको पूरा समझा क्या होता है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का एक ही चीज याद रखना, जैसे आप फैक्ट्री में एंटर करते हो और फैक्ट्री से बाहर जाते हो, तो जितना टाइम उस फैक्ट्री के अंदर आपने बिताया है उससे टाइम कीपिंग बोलते हैं, समझा। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइम बुकिंग। ओके, टाइम बुकिंग क्या होता है, चलो इसके बारे में पढ़ लिया जाता है। देखो, ये डायग्राम बना देता हूं। ये अपना फैक्ट्री है, क्या है बच्चा लोग, फैक्ट्री। ये यहाँ पे एंट्रेंस है, ये डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। अब ध्यान देना, अभी टाइम बुकिंग मतलब ये जॉब, ओके, ये जॉब 1 पकड़ लो, चलो जॉब 2 पकड़ लो, जॉब 3, जॉब 4, ओके। अब ये एंटर तो हुआ है 9 बजे, एम्प्लॉयज यहाँ से यहाँ पे जाने में उसको लग गया 5 मिनट। अब यहाँ पे जब जॉब 1 में उसने काम किया 9:05 से, और उसने काम किया 10 o'clock। अब यहाँ से यहाँ पे जाने को उसको लग गया 10 मिनट। देखो, एक ही एम्प्लॉय अलग अलग जॉब पे कितना काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे 10 मिनट, तो अब बताओ ये यहाँ पे चालू करेगा 10:10 से। अब यहाँ पे उसने काम किया 12 बजे तक। अब यहाँ से वो जाएगा, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे लग रहा है उसको 5 मिनट्स, राइट। अब इस काम पे वो काम कर रहा है 12:05 से 3। अब उसके बाद वो इधर आ रहा है, यहाँ पे जाने में उसको लग गया 10 मिनट। अब यहाँ पे वो काम कर रहा है, ओके, 3:10 to 5। ये बात समझा। अब ध्यान देना, एंटर तो हुआ वो 9 बजे, राइट, एंटर हुआ वो 9 बजे। अब जॉब बुकिंग क्या बोलता है, भाई तू एंटर तो हुआ 9 बजे, मगर तेरे को तो 5 मिनट इधर लग रहा है, 10 मिनट इधर लग रहा है, 5 मिनट इधर लग रहा है, 10 मिनट इधर लग रहा है। मतलब टोटल तेरा आधा घंटा तू काम नहीं कर रहा है, समझा। तो तू हर जॉब पे जितने घंटे तू काम कर रहा है ना, एक जॉब को तूने बुक कितना किया है, कितने घंटे काम किया है, यहाँ पे तूने सिर्फ 55 मिनट्स काम किया है, समझा। ओके, इस जॉब पे जो था, ये वाला जॉब था, उसमें उसने 10:10 से आया था एंड ओके, मतलब यहाँ पे उसने 1 hour 50 मिनट्स काम किया है, ओके। यहाँ पे 2 hours 55 मिनट्स काम किया है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे 1 hour 50 मिनट काम किया है। तो हर जॉब पे वो जितना मिनट काम कर रहा है ना, उसको कैलकुलेट करो, इन सबको, समझा। उसको बोलते हैं जॉब बुकिंग, समझा। जॉब बुकिंग मतलब समझा, वो एक जॉब पे कितना काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, फिर दूसरे जॉब पे कितने घंटे काम किया है, ओके। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब, ये टाइम बुकिंग,
ये बात समझा टाइम बुकिंग क्या हुआ। तो गाइस कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, क्या मैं इसे आइडल टाइम बोल सकता हूँ? कि उसको जो पगार मिलती है वो 9 to 5 की पगार मिलेगी ना, 9 बजे आता 5 बजे जाता। क्या ये आइडल टाइम है कि नहीं बच्चा लोग? इतना टाइम तो उसका वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है। क्या वो जानबूझ के वेस्ट कर रहा है? नहीं, वो जानबूझ के वेस्ट नहीं कर रहा है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? आपका डिपार्टमेंट ही इतना दूर है कि उसको यहां से वर्क करने के बाद उतना दूर जाना ही पड़ता है, राइट? तो इसमें किसका फॉल्ट है? कंपनी का फॉल्ट है। आप बाजू में एकदम सेट करके रखो ना उसको काम करने के लिए, तो ये उसका फॉल्ट नहीं है, एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं है। एम्प्लॉय तो इसका सैलरी लेगा ही लेगा, इसकी भी पगार कंपनी उसको देगी। ये बात समझा? तो ये एक नॉर्मल आइडल टाइम पता चला। ये सब क्या है? एक नॉर्मल आइडल टाइम है जिसको हम कम नहीं कर सकते, इतना डिस्टेंस तो उसको लगेगा जाने के लिए। समझा ये बात? तो जॉब बुकिंग समझा क्या हुआ? कि वो एक जॉब के ऊपर कितना काम कर रहा है, फिर दूसरे जॉब पे कितना काम कर रहा है, तीसरे जॉब पे कितना टाइम बुक किया, उसको बोलते हैं हम लोग जॉब बुकिंग। तो हम लोग आइडल टाइम कैसे निकाल सकते? एंटर हुआ टाइम कीपिंग में से, ये सबको जॉब बुकिंग के माइनस कर दो, आपका आइडल टाइम आ जाएगा। ये बात समझा? बोलो हाँ सर। सिंपल था। चलो देख लेते, इसको भी पढ़ लेते। देखो क्या लिखा है। टाइम बुकिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन अ डिफरेंट जॉब। दिखा, अलग अलग जॉब पे वो कितना काम करेगा ड्यूरिंग हिज अटेंडेंस एट द फैक्ट्री। जब भी वो फैक्ट्री के अंदर एंटर हो जाएगा उसके बाद से वो हर जॉब पे कितना काम करेगा। वाइल टाइम कीपिंग क्या रहता है? रिकॉर्ड द अटेंडेंस ऑफ ईच वर्कर। और टाइम कीपिंग क्या रहता है? एक रिकॉर्ड रहता है कि वो बंदा इधर एंटर हो चुका है ये टाइम पे। टाइम बुकिंग allocate the total work time of the worker to the various job performed by him। ये बात समझा? टाइम बुकिंग का मतलब समझा कि वो बंदा जॉब के ऊपर एक्चुअल में कितने घंटे काम कर रहा है। ओके, अब जॉब बुकिंग से क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम जस्ट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। देखिए ओके, सबसे फर्स्ट है इंश्योर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क टाइम। इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इंश्योर कर सकते हैं अपना वर्क टाइम जो रहेगा वो पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। डिटरमाइन लेबर कॉस्ट फॉर ऑफ ईच जॉब। इससे हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ईच जॉब का, कि बंदा एक जॉब पे कितने घंटे काम किया है। इससे हम उसका इंसेंटिव्स भी कंप्यूट कर सकते हैं बच्चा लोग टाइम बुकिंग से, कि तेरे को इतना इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, ये जॉब का इंसेंटिव्स तेरे को मिलेगा, ये जॉब का नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, तूने ये जॉब पे इतने कम टाइम पे काम किया है। और हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात समझा? यहाँ तक समझा? ओके। टाइम बुकिंग के मेथड क्या है? देखिए, ये आपको डेली टाइम शीट बनाना पड़ता रहेगा, ओके, वीकली टाइम शीट होता रहेगा, और एक जॉब कार्ड होता रहेगा। या तो आप ओके, हर वर्कर डेली टाइम शीट क्या बोल रहा है? इन दिस मेथड ईच वर्कर रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड बाय हिम ऑन द वर्क ड्यूरिंग द डे फॉर विच इज सीट इज प्रोवाइडेड टू ईच वर्कर। डेली टाइम शीट में हम लोग एक वर्कर को दे देते, भैया तू ये डिपार्टमेंट में जाएगा तो ये लिख लेने का, तू ये टाइम पे तू एंटर किया यहाँ पे। समझा? ओके, हर रोज का रोज तेरे को ये शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये टाइम पे तूने ये जॉब पे काम किया, इधर से निकला ये टाइम पे, फिर दूसरे जॉब पे तूने ये लिखा, ये तेरे को रोज का रोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, या तो फिर आप वीकली कर सकते हो, ओके। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डेली टाइम शीट में आपको रोज का रोज पेपर वर्क करना पड़ेगा। रोज का रोज पेपर वर्क करना मतलब कि आपको लॉट ऑफ पेपर का रिक्वायरमेंट होगा, राइट? रोज 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 रोज, तो एक हर वर्कर के लिए ये मेंटेन करना, ये करना एक लिमिटेशन का पॉइंट हो जाता है। ये बात समझा? नेक्स्ट है वीकली टाइम शीट, ओके। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डेली टाइम शीट एंड वीकली टाइम शीट इज दैट दिस इज टाइम शीट आर मेंशन ऑन द वीकली बेसिस। यहाँ पे जो भी टाइम शीट होगा वो वीकली, रोज रोज नहीं मेंशन करने का, वीक में जाके एक ही दिन पूरा लिख देने का कि ये टाइम पे तुमने इतना स्पेंड किया। दिस मीन्स दैट ईच वर्कर प्रिपेयर दिस शीट्स वीकली रादर देन डेली। यहाँ पे वो डेली के बजाय वीक में एक ही बार शीट को प्रिपेयर करेगा। इससे क्या होगा? दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेपर वर्क टू ग्रेट एक्सटेंट।
यहाँ से आप बहुत सारे पेपर वर्क का जो भी रहेगा वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, पेपर कम हो जाएंगे। ये बात समझा? ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जॉब कार्ड क्या होता है? देखो जॉब कार्ड क्या होता है, सॉरी, चलो देखो, टाइम बुकिंग इज बेसिकली परफॉर्म बाय प्रिपेयरिंग अ जॉब कार्ड। ओके, टाइम बुकिंग जो भी रहेगा बेसिकली किसके परफॉर्म के लिए किया जाता है? प्रिपेयरिंग के लिए जॉब कार्ड। जॉब कार्ड इज अ रिकॉर्डेड ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर। जॉब कार्ड क्या है? ओके, वर्कर ने कितना काम किया है उसके रिकॉर्ड के लिए लिखा जाता है। इंडिकेटिंग द जॉब डन बाय हिम एंड द टाइम स्पेंड बाय अगेंस्ट इज जॉब। अ जॉब कार्ड में बी प्रिपेयर्ड आइदर मैनुअली और मैकेनिकली। और जॉब कार्ड कैसा रहता है? या तो प्रिपेयर्ड मैनुअली हो सकता है या फिर उसको मैकेनिकली हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। दस द जॉब कार्ड इज द की डॉक्यूमेंट इन ऑल मेथड ऑफ टाइम बुकिंग। और जॉब कार्ड क्या है? एक की मेथड है किसका? टाइम बुकिंग का। अ जॉब कार्ड में बी प्रिपेयर्ड आइदर फॉर ईच जॉब और फॉर ईच वर्कर। ओके, तो ध्यान देना, ये तो जो जॉब कार्ड रहता है। अब ध्यान देना जॉब कार्ड क्या है। दिख रहा है जॉब कार्ड? इधर दिख रहा है? ये है जॉब कार्ड। अब ध्यान देना इस पे क्या क्या है। डे लिखा है, मंडे ट्यूसडे ऐसे लेके सैटरडे संडे तक जो भी। अब वर्कर जो एम्प्लॉय है जॉब नंबर 1 पे आया इतने टाइम पे, गया इतने टाइम पे मंडे के दिन। फिर वो जॉब 2 पे गया इधर काम किया। जॉब 3 पे गया, काम किया। टोटल नॉर्मल टाइम कितना काम किया, ओवर टाइम कितना किया, उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ, मंडे के दिन का बता देगा। ये बात समझा? ये हर वर्कर के लिए उसने जॉब 1 पे कितना किया, जॉब 2 पे कितना किया, जॉब 3 पे कितना किया, एक तरह का जॉब कार्ड है ये। ओके, सेकेंड चीज, मंडे के दिन ध्यान देना पर डिपार्टमेंट का सिग्नेचर है यहाँ पे रहेगा, सुपरवाइजर का सिग्नेचर रहेगा। ओके, एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट का भी सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। तो ये एक तरह का जॉब है, जॉब कार्ड है। देखिए क्या लिखा है, मीनिंग व्हेन अ जॉब कार्ड ऑल्सो नोन एज जॉब टिकट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको ये लिखना है, याद रखना। जॉब कार्ड को क्या बोलते हैं? जॉब टिकट भी बोलते हैं। इज केप्ट फॉर ईच वर्कर, किसके लिए रखा जाता है? हर वर्कर के। ओके, वहां पे रिकॉर्ड कर सके। इट हेल्प्स इन द फाइंडिंग आउट द टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर ऑन अ डिफरेंट जॉब। हम लोग हर वर्कर का कितना टाइम वर्कर स्पेंड कर रहा है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जॉब पे ड्यूरिंग द डे, हर दिन या फिर हर वीक में। इन सच केसेस ईच वर्कर इज गिवन इन एडिशन टू द ओके हिज टाइम कार्ड अ जॉब कार्ड। नीचे दिया है। अब मंडे के दिन आपने जॉब 1 पे इतने, अभी इंटर इतने टाइम पे किया, ऑफ यहाँ पे काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर जॉब 2 पे गए आप, जॉब वहाँ से निकले, जॉब 3 पे गए, फिर जॉब निकले। तो टोटल आपने एक दिन में कितना काम किया मंडे के दिन, और ओवर टाइम आपने कुछ किया रहेगा, वो दोनों को मिला दो, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ओके, ट्यूसडे के दिन दूसरा कोई गया रहेगा। ओके, तो ये क्या है? ओके, ये बात समझा जॉब कार्ड क्या होता है, उसके प्रोसीजर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। When is जॉब कार्ड इज प्रिपेयर्ड, कभी जॉब कार्ड को प्रिपेयर किया जाता है। जॉब कार्ड में भी प्रिपेयर्ड आइदर डेली, या तो आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली, हम लोग ने पहले भी देखा। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो कैन प्रिपेयर अ डेली जॉब कार्ड, वो डेली जॉब कार्ड एक प्रिपेयर करेगी, राइट। वो हर वर्कर को दे देगी, भाई तू जा और तू जितने टाइम पे काम कर रहा है जॉब 1 पे, लिखने का, तेरा काम है लिखने का, इतना घंटा काम किया, वहाँ से निकला, लिखने का। एंड वीकली जॉब कार्ड वुड बी द सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर आप वीकली जॉब कार्ड किसको सुटेबल हो सकता है, जैसे कि अगर वो छोटा बेटा ऑर्गेनाइजेशन है। हु प्रिपेयर है जॉब कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन प्रिपेयर करता है जॉब कार्ड। देखो जॉब कार्ड को प्रिपेयर करना है, अगर जो लेबर है अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो खुद प्रिपेयर कर सकता है, खुद लिख सकता है, नहीं तो फिर उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर है। देखिए कौन कौन। जॉब कार्ड में भी केप्ट विद द वर्कर, कौन रख सकता है? वर्कर खुद रख सकता है, अपने पास कर सकता है, या फिर विथ एन असिस्टेंट इन द लेबर डिपार्टमेंट। ओके, व्हेन द वर्कर आर एजुकेटेड द जॉब कार्ड में बी फिल्ड बाय द वर्कर। अगर वो एजुकेटेड है तो वो खुद ही लिख सकता है, फिल कर सकता है, एंड सबमिटेड टू द लेबर डिपार्टमेंट एवरी डे। फिर उसके बाद लिखने के बाद वो किसको, डिपार्टमेंट को, अपने पास रखेगा नहीं, अपने घर पे भी नहीं लेके जाएगा। तो इससे उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये बंदा इतने घंटे काम किया है, राइट। वो हर रोज लिखेगा उसके ऊपर, एंड लिख के वो डिपार्टमेंट को दे देगा। ओके, लेबर डिपार्टमेंट को एवरीडे दे देगा, एंड लेबर डिपार्टमेंट एक बार चेक कर लेगा। हाउएवर
इफ द वर्कर आर केयरलेस, अगर उसको सपोज वो केयरलेस, वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, द जॉब कार्ड्स में ओके टर्न और मटिलेटेड, further the details may not be recorded accurately by the worker. In such cases, उस केस में क्या होगा, it desirable to keep the job cards with the assistant in the labor department. ओके तो लेबर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट रहेगा, वो उसको रखेगा बना के, हु वुड फिल द डिटेल्स एंड एंड ऑफ द एवरीडे, और वही सब फुलफिल करेगा उस सब फॉर्म को, कितने टाइम पे ये आया और कितने टाइम पे ये गया। ये बात समझा। नेक्स्ट, हाउ इज द जॉब कार्ड इज प्रिपेयर्ड, कैसे जॉब कार्ड को प्रिपेयर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, द टोटल टाइम स्पेंड बाय द वर्कर, कितना टाइम उसने स्पेंड किया वर्कर ने किसके ऊपर, ऑन ईच जॉब, हर जॉब पे कितने घंटे काम किया। फर्स्टली एंटर्ड अगेन दैट जॉब, जैसे उस जॉब पे एंटर किया है जॉब नंबर पे। दिस इज डन बाय द एंटरिंग द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द जॉब ऑन, जैसे वो जॉब को ऑन करता है वहाँ से उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, एंड कंप्लीटिंग द जॉब, जैसे वो काम कंप्लीट हो जाता है तो जॉब ऑफ हो जाता है, वो वहाँ से निकल अगेंस्ट इज जॉब। टाइम स्पेंड बाय ऑन इच जॉब इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल टाइम एंड ओवर टाइम, राइट। उधर यहाँ पे नॉर्मल टाइम भी होता है और ओवर टाइम भी होता है उसके अंदर, राइट। आपको बोला गया था, आपने जॉब 1 पे काम किया है, ओके, आपने 3 घंटे काम करना था, आपको कुछ वर्क लोड ज़्यादा आ गया, मतलब कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ गया, तो आपके जो बॉस ने उसने आपको कुछ 2 घंटा एक्स्ट्रा बोला करने के लिए, तो आपने ओवर टाइम भी, तो नॉर्मल टाइम भी मिलेगा आपको उसका पैसा एंड ओवर टाइम का भी मिलेगा, वो भी वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट देन कंप्यूट द लेबर कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड टू ईच जॉब एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब मतलब कि हर जॉब का लेबर कॉस्ट का कितना खर्चा हुआ है, तो टाइम जितना उसने स्पेंड किया रहेगा वो, और उसको वेज रेट जो दिया रहेगा वो, राइट। द टोटल टाइम स्पेंड ऑन ऑल जॉब पर डे बाय वर्कर इज ऑल्सो रिकनसाइल्ड विद द टोटल पीरियड ऑफ अटेंडेंस एज पर द अटेंडेंस रिकॉर्ड। ये बात समझा। तो ये सब चीज़ें हमने देखा यहाँ पे। आगे बोला है जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कार्ड रहेगा, ओके ओके। ये बात समझा, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, देख लेना बच्चा लोग, ये सिंपल है, कुछ है नहीं, देख लो ऐसा कुछ दिखता है। ये एबीसी कंपनी जॉब कार्ड है, डिपार्टमेंट वर्कर्स का नाम रहेगा, टोकन नंबर रहेगा उसका, वर्क कभी डन किया उसने, ओके, तो टाइम कभी ऑन हुआ कभी ऑफ हुआ, कॉस्ट क्या हुआ उसका, ये सब वर्कर के लोग लिखे रहेंगे, ओके। सुपरवाइजर का सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, सिग्नेचर ऑफ कॉस्टिंग, यहाँ पे हर जॉब के लिए अलग अलग कार्ड रहेगा, ओके। ओके, जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ जॉब कार्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच वर्कर, अगर हम लोग जब जॉब कार्ड प्रिपेयर करते हैं हर वर्कर को, एज एक्सप्लेन अब वो हमने देखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली कंप्यूट द टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, हम लोग इससे कंप्यूट नहीं कर पाते कि ईच जॉब का लेबर कॉस्ट कितना हुआ है, ओके। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू प्रिपेयर, फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या प्रिपेयर करता है, समरी ऑफ द जॉब कार्ड्स ऑफ ऑल वर्कर टू डिटरमाइन द टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ organization. Therefore they prepare a job card for each job card moves with the worker from one job to another. A job card for each job is okay readily gives the total hours spent by the worker on each job, and there is no need to prepare a separate summary as the case of job card each worker. यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आपको समरी प्रिपेयर सेपरेट अलग से बनाना की जरूरत नहीं पड़ती जॉब कार्ड और ईच वर्कर के लिए, ओके। तो ये आपको समझा, यहाँ तक किसी को डाउट बोलो नो। चलो आगे की तरफ बढ़ते। पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पे रोल एक याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है पे रोल कौन बनाता है। देखो, द पे रोल शीट इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ पे रोल बाउचर बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ओके। पे रोल शीट कौन है, बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पे रोल बाउचर, पे रोल बाउचर, बाउचर मतलब बिल जो भी, पे रोल बाउचर बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाती है, ऑथराइजिंग ओके डिसबर्समेंट फॉर द नेट अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय, मतलब कि पे रोल जो रहता है कि हम पूरे एम्प्लॉयज़ का एक पे रोल सिस्टम बनाते हैं कि हम उसको एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देने वाले हैं, वो किस में होता है, पे रोल में।
इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लार्ज, पेमेंट आर यूजुअली मेड फ्रॉम द स्पेशल पेरोल बैंक अकाउंट। एक स्पेशल पेरोल बैंक अकाउंट से जाना चाहिए वो। इन ईच, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा रहेंगे तो इन ईच पे पीरियड एन अमाउंट टू कवर नेट पेरोल इज ट्रांसफर फ्रॉम कंपनीज जनरल अकाउंट टू द स्पेशल पेरोल बैंक अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है, पेरोल एक तरह का एक अकाउंट रहता है, पेरोल बैंक अकाउंट रहता है, स्पेशल पेरोल बैंक अकाउंट रहता है। कंपनी क्या करेगी, अपने फंड में पहले उसके पास पैसे आएंगे तो प्रॉफिट कंपनी के पास रहेगा। कंपनी उस पैसे को निकाल के अपने जनरल अकाउंट से निकाल के स्पेसिफिक पेरोल बैंक अकाउंट में डाल देगी। और ये स्पेसिफिक पेरोल बैंक अकाउंट से ना, इस स्पेसिफिक पेरोल बैंक अकाउंट से हर एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी रहती है वो उनको मिल जाती है। ये बात समझा? ओके ओके, ये बात समझा? तो ये वही यही लिखा हुआ है। चलो, पेरोल के थ्रू पेमेंट होता है, ये बात समझा? वेजेस शीट जो भी प्रिपेयर्ड होता है, जो भी वेज प्रिपेयर्ड किसके द्वारा होता है, पेरोल के द्वारा। ओके, आगे ओवर टाइम क्या होता है देख लेते। ओवर टाइम मीन्स द वर्कर डन बाय द वर्क बियॉन्ड हिज नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स को बियॉन्ड कर देता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत क्या बताया गया था, एवरी वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क नॉट मोर देन 9 आवर्स अ डे। कोई भी वर्कर 9 घंटे से ज़्यादा काम कहीं पे करेगा नहीं, और 48 आवर्स इन अ वीक, और 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी वीक में काम नहीं करेगा। ओके, इफ़ ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ द वर्क, अगर अर्जेंट होता है काम करने का, ओके, कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, तो अ वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे। इससे वो 9 घंटे से ज़्यादा काम कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर टाइम। अब ये ओवर टाइम ना आपके नॉर्मल टाइम से ज़्यादा रेट रहता है इसका। अगर सपोज आपको पर आवर जो है, अगर वो 20 रुपया पर आवर मिल रहा है, ओके, तो आपने 9 घंटे काम किए तो वो 20 रुपये के रेट से मिलेंगे। अगर आपने 2 घंटा एक्स्ट्रा किया, 9 घंटे से ज़्यादा 2 घंटा एक्स्ट्रा किया, आपने ओवर टाइम किया 2 घंटा, तो ऑब्वियसली सी बात है उसको 20 रुपये पर आवर के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, उससे उससे कुछ ज़्यादा के हिसाब से दिया जाएगा, 30 रुपया 40 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा वो 2 घंटे का रेट। ये बात समझा? ओके, एक्सेस टाइम ओवर 48 आवर्स, दैट इज ओवर टाइम इज टू बी पेड टू द वर्कर एट द हायर रेट। दिखा, मैंने बोला ना हायर रेट के हिसाब से देंगे। जनरली डबल द नॉर्मल वेज रेट। जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो भी नॉर्मल वेज रेट रहता है 20, उसका 40 कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट उतना नहीं रहता है। ओके, द एक्सेस रेट ओवर नॉर्मल वेज रेट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। अगर कुछ एक्सेस, देखो ओवर टाइम वेज और ओवर टाइम प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो अगर क्या बोला, द एक्सेस रेट ओवर नॉर्मल वेज रेट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। हेंस ओवर टाइम रेट नॉर्मल रेट वेजेस प्लस एक्स्ट्रा रेट ऑफ वेजेस कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। देखिए ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ ओवर टाइम पेमेंट की बात करता हूं। देखो पहले ओवर टाइम पेमेंट की बात करते हैं। ओवर टाइम पेमेंट, सपोज आपने नॉर्मल टाइम है, आपने 8 आवर्स काम किया है कंपनी में, और 1 आवर का 20 रुपीज़ है। आपसे कंपनी ने 2 घंटा एक्स्ट्रा कराई है, 2 आवर्स, और आपको कंपनी उसका क्या दे रही है, 30 रुपया दे रही है। तो मुझे एक बात बताना, ये आपका नॉर्मल टाइम हो गया, ये आपको कंपनी जो 2 घंटे का एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है वो हो गया 60 रुपीज़, ये हो गया ओके 160 रुपया। तो टोटल आपको पेमेंट मिल रहा है ओके 220 रुपये का। ये बात समझा, कितने का मिल रहा है, 220 रुपये का। अब प्रीमियम क्या है, ध्यान देना, ओवर टाइम, ये जो था ये था आपका ओवर टाइम पेमेंट, ये था आपका पूरा टोटल वेजेस, ये आपको टोटल वेजेस मिलेगा एक दिन का। ओवर टाइम प्रीमियम क्या बोल रहा है, ध्यान देना। ओवर टाइम प्रीमियम का देख लो, आपको नॉर्मल कितना मिलता था 20, अब जो एक्स्ट्रा काम किया उस पर आपको 30 रुपये पर आवर के हिसाब से
ये भी पर आवर के हिसाब से था, ये भी आपको पर आवर के हिसाब से है, ये आपका ओटी वाला है, ये आपका नॉर्मल वाला है। आपको ओवर टाइम में कितना रुपए एक्स्ट्रा के हिसाब से मिल रहा है? 10 रुपए एक्स्ट्रा के हिसाब से मिल रहा है पर आवर का, राइट? 10 ही रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम, इसी को बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो 2 घंटे का कितना हो गया ओवर टाइम प्रीमियम? 20 रुपीज़। कितना हो गया बच्चा लोग? 20 रुपीज़ ओवर टाइम प्रीमियम। ये बात समझा? ये ओवर टाइम प्रीमियम समझा कितना हुआ? यहाँ पे ओवर टाइम ये जो था ये ओवर टाइम पेमेंट था। अगर बोलेगा ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट करो तो नॉर्मल आपको 20 रुपये तो मिलता ही था, आपको अब 30 रुपये मिलने लगा। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है पर आवर के हिसाब से। तो टोटल कैलकुलेट कर लो कितने आवर्स तक आपने काम किया है एक्स्ट्रा, उसको मल्टीप्लाई करो तो 10 रुपये के हिसाब से तो आपको ओवर टाइम प्रीमियम मिल जाएगा। ये बात समझा? ओके। तो यहाँ पे देखो लोग ने ओवर टाइम रेट ऐसे लिखा, नॉर्मल रेट जो था आपका 20 रुपये, ये एक्स्ट्रा रेट ऑफ वेजेस, एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है? 10 रुपये मिल रहा है। तो दोनों को ऐड करो, देखो ये हो गया ना 30 रुपीज़। ओके, ये बात समझा? चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉर्मल वेजेस आर चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इन द यूजुअल वे। हम लोग वही चार्ज करते हैं नॉर्मल वेजेस, कौन से कॉस्ट सेंटर का है, कौन से कॉस्ट यूनिट का है। द एक्स्ट्रा वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सप्लेन बिलो। ओके, ओवर टाइम प्रीमियम या फिर ओवर टाइम जो स्पेसिफिक जॉब का देख लो, इफ द ओवर टाइम वाज फॉर द स्पेसिफिक जॉब एट द इंस्टेंस ऑफ द कस्टमर, बोला कि भैया हमको एक अच्छा सा काम करके दो, इस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा काम करके दो, राइट? कुछ अच्छे से डिजाइन करो, तो उसके लिए हम लोग ने ओवर टाइम करवाया। इट इज चार्ज टू द जॉब, राइट? इन टर्न द अमाउंट ऑफ ओवर टाइम वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। इसका ओवर टाइम नॉर्मल, if the overtime is normal or due to unavoidable causes, it is treated as a work or factory overhead। ये किसका पार्ट बन जाएगा? वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। अगर एबनॉर्मल ओवरटाइम, if the overtime is abnormal, it is treated as exceptional item। ये हमारे लिए कैसा ट्रीट करेंगे? एक्सेप्शनल आइटम। और इसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे डेबिटेड कर देंगे? टू द कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? अगर नॉर्मल है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, अर्जेंसी में था, करना ही पड़ा हम लोग को, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको हम लोग अनअवॉइडेबल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नॉर्मल कहाँ पे जाएगा ओवर टाइम का? फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड्स में। ओके, एंड एबनॉर्मल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये बात समझा? ओके, ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, आप लोग पढ़ लेना है, ईजी है, कुछ है ही नहीं, सिंपल रहता है। इससे आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बाय इनकरिंग द स्मॉल एक्स्ट्रा कॉस्ट में, खर्चे आपके कम हो जाएंगे, राइट? आपका खर्चा कम करेगा एम्प्लॉय और आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगा। यूटिलाइजिंग द प्लांट, आपने अपने प्लांट को यूटिलाइज कर दिया, मशीन को यूटिलाइज किया मोर इफेक्टिव। ओके, द स्प्लिटिंग द फिक्स कॉस्ट आपका बच गया, ओवर एट लार्ज आउटपुट हो गया, द रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन। इससे आपका कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट भी आपका कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? चलो देखते हैं। आपने फिक्स कॉस्ट आपको देना ही, अगर आपका प्रोडक्शन हो या ना हो तो भी आपको फिक्स कॉस्ट लगता था। आपने क्या किया? उसमें आपने एक्स्ट्रा, उसी एक दिन में आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया, तो उसके प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो आपका फिक्स कॉस्ट की तो बचत हो गई ना, स्प्रेड कर लिया आपने। एंड लार्ज आउटपुट, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपने निकाला, ज़्यादा आउटपुट निकाला तो ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा सेल्स होगा तो ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और ज़्यादा प्रॉफिट से आपका कॉस्ट पर यूनिट भी तो कम हो गया ना, लेबर कॉस्ट का, राइट? क्लियरिंग, ओके, क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ वर्क। 3 चीज हो गए। डीमेरिट्स में देखो क्या होगा? ओवर टाइम मीन्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ लेबर, इससे आपका कॉस्ट ऑफ लेबर जो रहेगा उसका खर्चा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है भैया। ओवर टाइम लाइटिंग का यूज़ होगा आपका, रिपेयर्स फॉर ओवर वर्क मशीनरी एक्सेट्रा। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो उसके ऊपर, मशीन के ऊपर ज़्यादा वर्क आएगा, वर्कलोड आएगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना मशीन के ऊपर, उसको बार बार तेल मशीन करना, तो ये एक्स्ट्रा एक डीमेरिट्स का पॉइंट बन जाता है। ओके, overtime work means fatigue for the workers leading to the lower and the substandard output। देखो कभी कभी ओवर टाइम करने से क्या लॉस होता है पता है क्या बच्चा लोग? ओवर टाइम करने से ना फटीग फॉर द वर्कर, वर्कर लोगों को देखो, एक तो 9 घंटे का काम करते उसके बाद उनसे एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो उनको अंगड़ाई विंगड़ाई आता है ना, फटीग मतलब अंगड़ाई विंगड़ाई लेना, तो उनको अंगड़ाई विंगड़ाई आएगा, हाथ भी इधर उधर करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, तो फटाफट में ना अच्छी क्वालिटी का
आउटपुट नहीं दे पाते लास्ट में, फिर वो लोअर क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आउटपुट देते, तो वो अपने लिए क्या एक तरह का डिसएडवांटेज का पॉइंट बनता है, राइट। आगे बोला ओवर टाइम बिकम्स अ हैबिट एंड वर्कर्स में वर्क लेस ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू द ओवर टाइम। ओके, तो ये भी एक पॉइंट हमारे लिए डिसएडवांटेज का है। तो डीमेरिट्स के 3 पॉइंट है एंड मेरिट्स के 3 पॉइंट है। लर्न हो जाएंगे बच्चा लोग, ईजी था पूरा, कुछ था नहीं यहाँ पे। ओके, आगे देखते कुछ है। हाँ, आइडल टाइम। मैंने आइडल टाइम आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है आइडल टाइम, जिसमें देखो इसका भी एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैंने बताया था कि जो देखो ये 9 बजे एंटर होता है फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे जाने के लिए इसको टाइम लगता है 5 मिनट, ये क्या आइडल टाइम है ना। फिर यहाँ पे जाने में 10 मिनट लगता है, फिर यहाँ पे जाने में 5 मिनट लगता है, फिर यहाँ पे आने में 10 मिनट लगता है। तो ये सब क्या है, आइडल टाइम है बच्चा। इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, ये सब आइडल टाइम है। बट इसकी सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ेगा। ओके, और ये कभी होता है आइडल टाइम, कभी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडल टाइम आप कभी कैलकुलेट करोगे जब आप टाइम रेट निकालोगे। क्या? टाइम रेट, मतलब कि अगर आपकी शिफ्ट जो है, आपको जो भी आपने वेजेस जो डिसाइड किया वो आप टाइम रेट के हिसाब से डिसाइड किया कि आप 9 बजे आने का, 9 से 5 की आपकी ड्यूटी रहेगी, उसमें आपको काम करने का है। ओके, तो इसमें ही कैलकुलेट कर देंगे, इसमें अगर वो पीस रेट सिस्टम होता ना, मतलब यूनिट आउटपुट कितना करते हो आप उसके हिसाब से, तो वहाँ पे आइडल टाइम आएगा ही नहीं। आइडल टाइम कहाँ पे आता है? सिर्फ टाइम रेट सिस्टम में आएगा। मतलब कि आपको 9 से 5 बजे तक जाने का, मतलब 9 से 5 में वो एंटर कर दिया ना फैक्ट्री के अंदर, बस फैक्ट्री के अंदर से बाहर है। अगर वो काम भी नहीं करेगा तो भी सैलरी लेके जाएगा ना। तो वो सब क्या है, आइडल टाइम किसके अंदर आता है? इसके अंदर। बट अगर वही फैक्ट्री के अंदर उसको बोल दिया जाता कि भैया तू जितना आउटपुट करेगा ना, जितना गुड्स बनाएगा, उसका ही तुझे सैलरी मिलेगा, तब वहाँ पे आइडल टाइम आएगा नहीं। तो फिर वो क्या करेगा भाई, वो एंटर किया 9 बजे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10 बजे से बैठ रहा, हाँ बैठ बिंदास बैठ तू, 10 बजे से तूने 10 बजे बैठा, 10 यूनिट बनाया, 10 यूनिट का ही पैसा मिलेगा। इधर 12 बजे बैठा, 10 यूनिट बनाया तो 10 यूनिट का पैसा मिलेगा। ये आइडल टाइम का कुछ नहीं, तूने इतना काम नहीं किया, इसका सैलरी नहीं मिलेगा, ये टाइम का सैलरी नहीं मिलेगा, इन टाइम का सैलरी नहीं मिलेगा, ये सब टाइम का सैलरी उसको नहीं मिलेगा। उसको सैलरी किसका मिलेगा? जितना वो आउटपुट करेगा उतना ही सैलरी मिलेगा। ये बात समझा? तो आइडल टाइम का क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है? जब टाइम रेट की बात होती है। ओके, क्यों? वहाँ पे सैलरी फिक्स कर दिया है ना, वर्कर चाहे काम करे या नहीं। तो ये हो गया इसका एक, तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या, लेबर लंच को जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई जाना पड़ेगा, उसकी भी सैलरी उसके अंदर इंक्लूड होगा ना, वो भी उसके लिए आइडल टाइम है, राइट। ओके, वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, टी ब्रेक होगा, ये सब क्या है, उसके लिए आइडल टाइम है। उसमें काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मगर उसकी सैलरी उसको देना पड़ेगा कंपनी को, राइट। ये बात समझा? तो ये नॉर्मल इसमें होता है, ये सब आइडल टाइम है। तो आइडल टाइम भी 2 टाइप के होते हैं बच्चा लोग, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। दिखा? नॉर्मल आइडल टाइम वो टाइम होता है जिसको हम अवॉइडेबल बोलते हैं ना, अनअवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब बताओ, गेट से उसको बेचारा गेट पे 9 o'clock पर तो एंटर हो चुका है, अब गेट से डिपार्टमेंट पे जो भी जहाँ पे उसको काम करना है वो है ही 5 मिनट की दूरी, तो उसको कैसे कम करोगे? क्या उसको बाइक पे रोज बैठा के लेके जाओगे क्या? हाँ, राइट। या तो फिर गेट के बाजू में ही खुलना चाहिए था ना डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये अनअवॉइडेबल है। ओके, तो देखो नॉर्मल आइडल टाइम इज द टाइम लॉस्ट इन द वॉकिंग फ्रॉम द गेट टू द प्लेस ऑफ वर्क। ये हो गया आइडल टाइम, कैलकुलेट होगा। टी और लंच ब्रेक में आ गया टाइम टेकन टू सेटअप एंड स्टार्टअप द मशीन। तो तुरंत वो जब मशीन पे बैठता है तो तुरंत मशीन चालू तुरंत नहीं हो जाती, बैठा बटन दबाया चालू, चालू होने के बाद थोड़ा 1-2 मिनट टाइम लगता है मशीन को चालू होने में। तो वो सब टाइम क्या है, वो सब टाइम को हम लोग रोक नहीं सकते, समझा। टी ब्रेक लेने से कस्टमर उसको हम लोग एम्प्लॉय को बोल सकते क्या भाई ये टी ब्रेक नहीं लेने का, खाना पीना नहीं खाने का, ये सब नहीं बोल सकते। ओके, तो वेटिंग फॉर द मटेरियल, जब तक उसके पास मटेरियल टूल्स और इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे तो ये सब काम तभी नहीं हो पाएगा। तो इंटरवल बिटवीन 2 जॉब, एक जॉब से दूसरे जॉब पे जाने के लिए उसको टाइम जो लग रहा है मैंने ऊपर बताया, इट इज ऑल्सो, इसको बोलते हैं हम लोग अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये जो गलतियां होती है, एबनॉर्मल जो आइडल टाइम होता है, ये कंपनीज की गलतियों के कारण होती है। इसमें कंपनीज का फॉल्ट रहता है, लेबर का फॉल्ट नहीं रहता है।
कैसे देखते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम इज द टाइम लॉस ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, रॉ मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम राइट। देखिए मैंने आपको इससे फर्स्ट लेक्चर जब भी मैंने बताया था मटेरियल कॉस्टिंग, उसमें आपको ये बताया था बच्चा लोग, आपको ऑर्डर कभी करना चाहिए, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर कर देना चाहिए। जैसे ही आपका स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गया, आप स्टॉक का ऑर्डर कर दो। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुड्स आपको टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, तो आपका गुड्स टाइम पे पहुंच नहीं पाया वर्कर के पास, तो आपका वर्कर जो भी रहेगा, लेबर रहेगा, वो खाली हाथ बैठेगा, मगर उसको सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ये सोच के चलना चाहिए था ना, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर कर देते तो आपका। फिर ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, आपकी मशीन बीच में ब्रेक डाउन हो गई, आपको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए था पहले, लेबर को बैठाने से पहले रोज चेक कर लिया करो। पावर फेलियर, आपके यहाँ पे लाइट चला जा रहा है बच्चा लोग, तो कैसे चलेगा? जब ये लाइट चला जाएगा उसके बैकअप के लिए आपके पास रहना चाहिए जनरेटर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो ये सब करके रखो पहले से। स्ट्राइक और लॉकआउट इन अ फैक्ट्री, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया फैक्ट्री के अंदर, तो ये सब की सैलरी आपको भर भर के देना पड़ेगा। क्यों हुआ स्ट्राइक, क्यों हुआ लॉकआउट, ये सब सोच समझ के भैया, ये सब आपके कंपनी में इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम आया तो इसको आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। मगर नॉर्मल आइडल टाइम आया उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल आइडल टाइम को अवॉइड करोगे तो कोई भी लेबर आपके पास काम ही नहीं करेगा। आप बोलेगे वॉशरूम नहीं जाने का, आप बोलेगे लंच नहीं करने का, आप बोलेगे टी ब्रेक नहीं लेने का, ओके, तो क्या करेगा बेचारा? ओके, एम्प्लॉय लोगों के ऊपर सोचो क्या क्या दर्दनाक हादसाएं करते हैं ये सब, समझा? ओके, फायर हो गया, फ्लड हो गया, ये सब अनअवॉइडेबल है, राइट। बट याद रखना, फायर एंड फ्लड जो है ना बच्चा लोग, ओके, ये नॉर्मल आइडल टाइम में भी हो सकता है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ओके, अभी सपोज बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, राइट, क्या मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को बोलता रहूँगा क्या? मैंने चलो ओके, मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को बोलूँगा क्या भाई भूकंप बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, हिल रहा है, तू भी हिलते हिलते काम कर, नहीं कर सकता, वो अनअवॉइडेबल, उसको मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता भूकंप भूकंप का। ये बात समझा? ओके, तो गाइज ये सब बात समझ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब समझा, एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब समझा क्या है? ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो क्या है। द अकाउंटिंग ऑफ द आइडल टाइम डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ आइडल टाइम। ओके ओके, अनअवॉइडेबल और नॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, अनअवॉइडेबल और नॉर्मल आइडल टाइम को हम क्या करेंगे, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है, राइट। ओके, देखो सपोज लेबर ने जो काम कर रहा था, लेबर को लेबर की सैलरी देंगे और लेबर के ऊपर जो चाय का खर्चा हुआ वो भी लेबर की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ये बात समझा? ओके, टी का खर्चा भी लेबर की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ये बात समझा क्या? टी का खर्चा भी लेबर की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। वाइल अराइविंग एट द लेबर आर रेट, ओके, ये तो हो गया। वाइल अराइविंग एट द लेबर आर रेट, एबनॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रीटेड एज एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम है ये, चार्ज डायरेक्टली टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जितने भी एबनॉर्मल वाले आ रहे हैं ना, वो सब कहाँ पे चार्ज हो रहे हैं? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नॉर्मल रहेंगे वो एम्प्लॉय कॉस्ट में, यहाँ पे नॉर्मल हो गया आइडल टाइम, और नॉर्मल ओवर टाइम हम लोग ने वहाँ पे वर्क्स ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देंगे, ओवर टाइम वाला। ये बात समझा? तो गाइस आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ है, यहाँ तक आज हम लोग क्लियर कर दिए। आइडल टाइम क्या होता है? जिस टाइम पे वर्कर काम नहीं करता है, दैट इज ही इज आइडल, उसको हम लोग इज आइडल बोलते हैं। ओके, हाउएवर स्टिल द वर्कर हैज़ टू बी पेड द वेजेस इवन फॉर द सच आइडल टाइम, एंड तो भी उसको हम लोग वर्कर को उसकी सैलरी पेड करते हैं। इससे क्या होता है? दस इट इज़ द डबल लॉस फॉर द कंसर्न। इससे डबल लॉस हो जाता है ना, एक तो लेबर ने काम नहीं किया, पहला लॉस, अब फिर लेबर को सैलरी भी दो, दूसरा लॉस, तो डबल लॉस हो गया। ये बात समझा? तो ये सब क्या है? ओके, आगे बोला इट शुड बी नोटेड दैट आइडल टाइम डज नॉट इंक्लूड, आइडल टाइम के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है? पीरियड, ओके, द वर्कर इज ऑन लीव, अगर वो लीव पे रहेगा उसको हम लोग आइडल टाइम पे ओके नहीं करेंगे, एंड वीकली ऑफ रहेगा तो उसको हम लोग आइडल टाइम पे कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात समझा? ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझा बच्चा लोग क्या है? तो ये आप लोगों का पूरा यहाँ पे थियोरिटिकल बेस आपका जो भी था, बेस था, थियोरिटिकल बेस, वो मैंने खत्म कर दिया।